हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आधुनिक कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं। अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या हम ये भी इसको कह सकते हैं कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से जो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे जोर देना पड़ा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जब भी मॉडर्नाइजेशन होता है, आधुनिकीकरण होता है, तो उसमें जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, मैकेनाइजेशन होता है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ों का मैकेनाइजेशन होता है, और इन्हीं वजहों से जो है बहुत सारे पोल्यूटेंट निकल के आते हैं जो हमारे जो है इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे कंपनीज ओपन होती हैं, इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, जिसके वेस्ट मटेरियल जो है डंप किए जाते हैं सॉयल में, वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो उन सबके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो बाद में जो है हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर hasten the degradation of the land, denudation of forest, loss of arable land, desertification and reduction of genetic diversity। तो जब जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से फैशन यानी कि तेजी से डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का जो है डिग्रेडेशन हुआ, लैंड की क्वालिटी में, उसकी जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है उसमें कमी हुई, गिरावट हुई। इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट का कटाव स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें जो है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए हमें जो है फॉरेस्ट को कट करेंगे तभी हमें जमीन मिल पाएगी, हमें लैंड मिल पाएगी। तो उसके लिए लोग जो है फॉरेस्ट को कट करते हैं। अगर एग्रीकल्चर बेस कोई इंडस्ट्रीज भी खोलनी है तो उसके लिए भी एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो एरिया के लिए लोग क्या किए कि फॉरेस्ट को डेनोटेट कर दिए, यानी कि फॉरेस्ट का कटाव कर दिए। इसके बाद लॉस ऑफ अरेबल लैंड यानी कि जिसमें खेती की जाती है, ऐसे सॉइल को, ऐसी भूमि को जो है यहाँ पे लॉसेस हुआ, उसमें कमी होनी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा क्या है, डिजर्टिफिकेशन। और इसके वजह से क्या हुआ कि जब वनों का कटाव होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, तो डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रेत होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ड्राई सॉइल होती हैं, तो वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो डिजर्टिफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिकल जो डाइवर्सिटी होती है, जिसमें बहुत सारे फ्लोरा फौना के स्पीसीज होते हैं, वो सभी जो धीरे धीरे कम हो गए। रिडक्शन यानी कि इसमें भी कमी आ गई। नेक्स्ट देखिए, हाल्टिंग pollution of air and water is a great challenge which is intimately connected with the health of the population and ecosystem। तो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें या ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, उसको बेसिक नीड्स क्या चाहिए, उसको चाहिए एयर और वाटर चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की गई, इंडस्ट्रीज ओपन हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर का आधुनिकीकरण हुआ, तो उससे क्या हुआ कि एयर में पॉल्यूशन फैला, वाटर भी पॉल्यूट हो गई। और जब ये दोनों पॉल्यूट हो गई तो इस पे जो डिपेंडेंसी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसके हेल्थ पे भी साइड इफेक्ट पड़ा और इकोसिस्टम भी खराब हुआ। इनलैंड वाटर बॉडीज, इसके साथ साथ जो इनलैंड वाटर बॉडीज उसको कहते हैं जो हमारे जो है लैंड के बीच में होता है। चारों, अगर मान लीजिए कि हम तालाब है, तालाब के चारों तरफ क्या होती है, लैंड होती है, तो वह इनलैंड में आएगा। ठीक है, इनलैंड में जो है तालाब आ जाएंगे, पोखरे आ जाएंगे और कुआं आ जाएगा, ये सब चीजें इनलैंड में आती हैं। तो इनलैंड वाटर बॉडीज एंड कोस्टल एरियाज, कोस्टल यानी कि तटीय इलाके, जैसे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, गुजरात का हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये सारे तटीय इलाके हैव सो फार। अब क्या है कि मान लीजिए कि
मान लीजिए कि इनलैंड वाटर बॉडीज है। इनलैंड वाटर बॉडीज में क्या होता है कि अगर उसके पास कोई भी शहर डेवलप हो रहा है तो वहाँ के जितने भी वेस्ट मटेरियल वो सभी जो वहाँ पे डंप किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोस्टल, देखिए इनलैंड में क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोस्टल एरिया तो दूर है, तटीय एरिया दूर है कि हम उसको जो समुद्र में डंप करें, तो समुद्र में डंप नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोफार, बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए हमें जो है इनलैंड वाटर बॉडीज में हमें डंप करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रीटेड एज डंपिंग, डंपिंग के रूप में उसको जब हम लेते हैं, डंपिंग करते हैं, तो क्या होता है कि अफेक्टिंग एक्वेटिक एंड मैरीन लाइफ। तो जो मैरीन लाइफ होती है, जो समुद्र में या फिर जो जल में रहने वाली जीव जंतु होते हैं, फ्लोरा फौना होती हैं, उसका जो है लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जल में रहने वाले जितने भी, चाहे मछली की वैरायटी जो स्पीसीज हों, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो है, जैसे कछुआ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वो सभी जो अफेक्टेड हुए। तो ये जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से हुआ है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर में पहला पॉइंट है कि डैमेज टू द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कैसे जो है डैमेज हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। तो ओजोन लेयर क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे कि ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, यह ओजोन लेयर क्या है, यह स्ट्रेटोस्फेयर के पास रहती है और ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो सूरज से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर को प्रोटेक्ट करती हैं और इसके वजह से जो है ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ होता है, अर्थ या हम कह सकते हैं कि लैंड के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे जो है उस अल्ट्रावायलेट किरणें जो है नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे धरती पर आनी स्टार्ट हो गई तो स्किन के जो है डिजीज होंगे, स्किन के कैंसर होंगे और इससे जो है एनिमल और ह्यूमन लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्टेड हो जाएंगी। इफ द ओजोन लेयर डिसअपियर्स, अगर ओजोन लेयर डिसअपियर हो जाता है तो देयर विल बी एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड क्रॉप्स एंड विल ब्रिंग अबाउट अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। इसकी वजह से ह्यूमन, एनिमल्स और क्रॉप तो अफेक्टेड होंगी, साथ ही साथ जो वेदर और क्लाइमेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस दिखाई देगा। ओजोन कंसंट्रेशन इज डिक्लाइन ड्यू टू द रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ केमिकल्स। तो ओजोन कंसंट्रेशन, ओजोन लेयर क्यों जो है बहुत ज़्यादा जो है डिप्लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें गिरावट आ रही है। तो इसके कई कारण हैं। तो कुछ जो है केमिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसके वजह से ओजोन लेयर खराब होता है। तो इसका क्या प्रोसेस है आगे देखेंगे कि सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मीथेन, ये तीन जो है केमिकल्स ऐसे हैं जो रेफ्रिजरेटर या फिर हम जो फ्लूइड्स होते हैं, जो पेट्रोलियम फ्लूइड्स होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए जब हम क्लीनिंग करते हैं उसका, तो उस समय भी गैस रिलीज होती है। और एरोसोल प्रोपेलेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वायुमंडल में चला जाता है। गैस है तो गैस जो है वायुमंडल में ही फैलेगी। अब वायुमंडल में जाती है तो क्या होता है कि रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, These chemicals are used as refrigerator, cleaning fluids, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक, देखिए कैसे रिएक्ट करता है कि these chemicals reached to atmosphere, ultraviolet rays of sun break them apart। तो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीजें जब ऊपर जाती है वायुमंडल में, तो वहाँ क्या होता है कि सन से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं वो जो है इसके स्ट्रक्चर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि रिलीज क्लोरीन, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है एक तरह से अलग अलग बांटता है, रिएक्शन से जब अलग अलग टूटता है तो उससे जो है क्लोरीन निकलती है। तो क्लोरीन निकलती है, क्लोरीन क्या करता है
यह जो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ओजोन के लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिमूव्ड 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, यानी कि एक अगर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकल रही है, वह लगभग ओजोन लेयर के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस रेशियो से अगर अब आप देख सकते हैं कहाँ एक मॉलिक्यूल है और कहाँ पे जो है 1 लाख मॉलिक्यूल है, तो इतना बुरी तरह जो ये प्रभावित करता है। तो इसलिए ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर डिप्लेट होती है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आती हैं, जिससे मौसम चेंजेस होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स, ह्यूमंस और क्रॉप्स, ये सारी चीजें जो है प्रभावित होती हैं। सेकेंड देखिए, ये जो है किसके वजह से हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन से, मैकेनाइजेशन से, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो पोल्यूटेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो सभी जो है अफेक्टेड करती हैं, डैमेज टू द ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं। सेकेंड क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड के क्वालिटी में, उसके क्वांटिटी में, उसके एरिया में कमी होना। तो लैंड डिग्रेडेशन में देखिए, इंडिया में जो है, हमारे देश में 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, ठीक, टोटल 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जिसमें से 265 मिलियन हेक्टेयर पे हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को कर सकते हैं। और उसमें से 175 मिलियन हेक्टेयर जो है वो सॉइल रिलेटेड जो कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि मृदा संबंधी जो बाधाएं आती हैं, जैसे रील एंड सीट इरोजन, इसके थ्रू जो है 175 मिलियन हेक्टेयर जो है प्रभावित है, अफेक्टेड है। और रील और सीट इरोजन किस में होता है, जो रेड और लेटराइट सॉइल है, रेड और लेटराइट सॉइल में बहुत ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन होता है, जिसकी वजह से 175 मिलियन हेक्टेयर जो है सॉइल अफेक्टेड होती हैं। तो ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, रेड और लेटराइट सॉइल जो सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया और इसके आसपास के जो एरिया हैं, वहाँ पे जो है रेड और लेटराइट सॉइल पाई जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होगा तो लगभग जो है एक अनुमान है कि 40 टन पर हेक्टेयर जो टॉप सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल को फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, तो टॉप सॉइल जो है पर ईयर लॉस हो जाता है इसका। इसके बाद 70 मिलियन हेक्टेयर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है 70 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 6.75 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो गलीज और रेवाइंस में जो है बटी पड़ी है। अब जैसे मान लीजिए कि रन अप बहुत हैवी हो रहा है, तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा, बहुत जगहों पे मृदा का कटाव होगा, सॉइल मृदा का कटाव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि गली बन जाएंगे और रेवाइंस बन जाएंगे। तो अब जब गलीज और रेवाइंस बनेंगे तो यानी कि वो एरिया हमारे काम का होगा नहीं। तो इस तरह के एरिया लगभग 6.75 मिलियन हेक्टेयर है। इसके अलावा क्या है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप लोग जानते हैं कि पहले हम जो वहाँ के फॉरेस्ट को जो कट करते हैं, इसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, जब 2-4 साल तक करते हैं, इसके बाद फिर वहाँ वो जो है अनफर्टाइल हो जाती है, वहाँ पे फिर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, वहाँ से जाके दूसरे एरिया में फिर फॉरेस्ट को कट करते हैं, वहाँ पे जो है कल्टीवेशन करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अधिकतर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं वहाँ पे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन होता है, और लगभग 4.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड इसके वजह से भी जो है खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो नंबर 3 पर है डेनुडेशन ऑफ फॉरेस्ट। डेनुडेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट का कटाव। तो इसका कटाव हम क्यों करते हैं या लोग क्यों करते हैं, तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे तभी जो है फॉरेस्ट का डेनुडेशन हो रहा है। तो फॉरेस्ट आर बीइंग डेनुडेटेड फॉर एग्रीकल्चर, फ्यूल वुड, पल्प एंड अदर पर्पजेस। तो अगर हमें एग्रीकल्चर में क्रॉप कल्टीवेशन करना है तो इसके लिए भी लोग जो है फॉरेस्ट का कटाव करते हैं। फ्यूल वुड यानी कि उससे जो है ईंधन के रूप में लेने के लिए भी लोग जो है फॉरेस्ट को कट करते हैं। पल्प
आप देखेंगे कि पेपर इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कागज बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है पल्प वगैरह बनाने के लिए भी लोग जो है पेड़ों का कटाव करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो उसके अदर पर्पजेस, यानी कि बहुत सारी इमारती लकड़ी होती है, उसको इसलिए भी जो है कट करते हैं, फर्नीचर वगैरह के लिए भी, तो इसकी वजह से कटाव होता है। अब देखिए आगे, डिफॉरेस्टेशन इज एस्टिमेटेड टू बी proceeding at the rate 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन या वनों का कटाव जो है, एक अनुमान के रूप से यह एस्टिमेट लगाया गया कि लगभग जो है 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से जो है फॉरेस्ट जो कम हो रहे हैं या फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। 1.5 मिलियन पर हेक्टेयर 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर एट द रेट 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। अर्ली इन दिस सेंचुरी, अर्ली इन दिस सेंचुरी का मतलब ये है कि जो 20वीं शताब्दी है उसमें क्या सिचुएशन था कि द फॉरेस्ट कवर्स ऑफ हिमालयाज वाज 60%, इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी ओनली 25%। तो 20वीं शताब्दी में एक फॉरेस्ट कवर का जो है अनुमान लगाया गया था कि हिमालय का उस समय जो है लगभग 60% एरिया था फॉरेस्ट कवर से। आप देखेंगे अगर एवरेस्ट देखे होंगे तो उसके सटे हुए बहुत सारे ऐसे जो है बर्फ में शंकु के आकार जैसी जो बहुत सारे जो है पेड़ लगे होते हैं, ठीक ना, तो वो पूरा एरिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, छोटे प्लांट भी दिखाई देते हैं, बहुत सारे जो है ट्रीज भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा एरिया जो है लगभग 60% था और वो जो अब कम होकर लगभग जो है 25% ही बचा है। ए लॉन्ग टर्म थ्रेट टू फूड प्रोडक्शन, ए लॉन्ग टर्म threat to food production as a result of forest denudation comes from the coincident extinction of genetic resources of plants and animals along with the forest canopies। तो देखिए फूड प्रोडक्शन में क्या है कि यह एक तरह से बहुत लंबा जो है एक संकट है, एक जो है थ्रेट है। क्यों है? क्योंकि जो है इसका रिजल्ट है फॉरेस्ट डेनुडेशन। फॉरेस्ट डेनुडेशन की वजह से ही जो है क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन में काफ़ी लंबे समय तक संकट होने वाला है। तो इससे क्या होता है, अब देखिए फूड प्रोडक्शन का और फॉरेस्ट से क्या इंटर रिलेटेड है, क्या लिंक्ड है, ये जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि फॉरेस्ट में जो है बहुत सारे प्लांट के, ट्रीज के, एनिमल्स के स्पीसीज होते हैं, अलग अलग प्लांट की स्पीसीज पाए जाते हैं, ट्रीज के। तो सभी क्या होते हैं एक तरह से जेनेटिक सोर्स होते हैं साइंटिस्ट के लिए, ताकि वो जो है समय के साथ साथ जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे जो है नई नई वैरायटी को ग्रो कर सकें। तो उसके लिए एक सोर्स होना चाहिए। तो वो सोर्स हमारा कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में। जैसे अमेजन का जंगल है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे ऐसे जो है वहाँ पे फ्लोरा फौना होते हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्लांट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जितने भी फ्लोरा फौना उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। इसलिए जो है वो एक तरह से क्या है, फ्यूचर के लिए जो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें लेकर साइंटिस्ट जो है उसको नई नई वैरायटी, नई नई मेडिसिन के लिए भी चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसलिए जो है फॉरेस्ट कैनोपीज, प्लांट एंड एनिमल के जो बहुत सारे रिसोर्सेस, जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं, वो सभी जो है एक्सटेंशन यानी कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पे है। इस वजह से जो है फूड प्रोडक्शन पे क्या है, एक बहुत लंबे समय के लिए जो संकट आने वाला है या आ सकता है। इसके आगे देखिए, जीन्स फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज ए प्राइमिटिव कल्टीवर्स यूजफुल इन क्रॉप ब्रीडिंग में क्या जरूरत होती है? बहुत सारे वाइल्ड स्पीसीज होती हैं और प्राचीन जो है बहुत सारे कल्टीवर्स होते हैं, वैरायटीज होती हैं जिसके क्रॉस से हम जो है नई नई वैरायटी डेवलप करते हैं। तो सभी जो है कहाँ से आती हैं? विच अकर्स, कहाँ से पाई जाती हैं? फॉरेस्ट एरियाज से।
तो फॉरेस्ट एरिया से ही पाई जाती है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है, उसका जो है लॉस्ट हो रहा है। इसके अलावा डिनोटेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, अब देखिए फॉरेस्ट कवर का जो है फॉरेस्ट कवर जो है डिनोटेट हो रहा है या कम हो रहा है या कट रहा है, तो इस कौन कौन से कारण इसके हो सकते हैं। अगर मृदा मान लीजिए फॉरेस्ट का जंगल का अगर कटाव हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है, उससे होगा सॉइल इरोजन होगा, फ्लड्स होंगे, सिल्टिंग ऑफ टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। सॉइल इरोजन कैसे होगा, जब सॉइल कवर नहीं रहेगा किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, तो जो रन ऑफ होता है या वाटर वेज या वाटर का फ्लो बहुत तेजी से होगा, जिसकी वजह से सॉइल के पार्टिकल्स जो है वाटर में घुल कर और वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। इसके अलावा जो है फ्लड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, वो जो पानी लेते हैं इसके बाद फिर ग्राउंड वाटर में भी वो एक तरह से नेचुरल जो है हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं पेड़, क्योंकि पेड़ जो पहले वाटर लेंगे इसके बाद फिर वो जो है ट्रांसपिरेशन के जरिए वायुमंडल में फिर भेजते हैं। तो एक तरह से नेचुरल जो है वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो इस वजह से जो है सॉइल इरोजन, फ्लड्स, सिल्टिंग ऑफ टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। तो सिल्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे नदियों में या फिर जो है टैंक्स में या रिजर्वायर जलाशय में जो है मिट्टी भर जाती है और बाद में फिर सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगा के उसको फिर जो है हटाना पड़ता है, वहाँ से मिट्टी को हटाना पड़ता है। तो इसके लिए तो ये जो है सिल्टिंग, यानी कि वहाँ पे जो है मिट्टी की तह बन जाती है, जम जाती है, इसी को सिल्टिंग बोलते हैं। तो ये तीनों चारों प्रॉब्लम जो होती है किसके वजह से, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट की एरिया को जो है अगर कम कर रहे हैं तो। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग, स्टीप स्लोप्स। डिफॉरेस्टेशन जानते हैं, फॉरेस्ट का कम करना या फिर पेड़ पौधों जंगलों को काटने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। फार्मिंग, स्टीप स्लोप्स यानी कि अत्यधिक जो है ढलान पे अगर फार्मिंग करेंगे तो उससे भी जो है सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन होगा। साथ ही साथ ओवर ग्रेजिंग से भी जो है क्या होगा, ये सभी क्या है एक तरह से मेन सोर्स हैं किसके लिए रन ऑफ के लिए मेन सोर्स है। रन ऑफ होगा ज़्यादा, इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, वाटर इरोजन होगा, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ें जो है किसकी वजह से हो रही हैं, डिनोटेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर की वजह से हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और होगी कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर इरोजन। तो अभी जो मैंने बताया कि सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन, ये सभी होगी जब फॉरेस्ट कवर डिनोटेट होंगे और रन ऑफ का वॉल्यूम और रेट, इसका जो वॉल्यूम और रेट दोनों बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर इरोजन होगा। तो ये डिनोटेशन ऑफ फॉरेस्ट है नंबर 3। नंबर 4 पे देखिए फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स सभी जो है वहाँ पे वेस्ट होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, सॉइल की वाटर पोल्यूटेंट हो जाते हैं। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो जिसकी वजह से जो है अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं या ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें देखिए वेरियस फार्मिंग ऑपरेशंस इम्प्रॉपरली कैरिड आउट लीड्स टू एडवर्स इफेक्ट सच एज लॉस ऑफ टॉप सॉइल थ्रू वाटर एंड विंड इरोजन। तो बहुत सारे ऐसे फार्मिंग ऑपरेशंस होते हैं जो क्या है कि इम्प्रॉपरली यानी कि ठीक ढंग से जो है काम में नहीं लाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है वो उसका जो है लॉसेस हो जाता है वाटर एंड विंड इरोजन से, पहला पॉइंट। इसके अलावा ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, तो देखिए जब इम्प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे इरिगेशन वाटर का तो वाटर और विंड इरोजन होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आप जो है इरिगेशन वाटर को जो है मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो सैलिनाइजेशन होगा और अल्कलाइजेशन होगा, यानी कि जो सॉइल में जो है साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और जो है अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो एक तरह से जो है क्षारीय मृदा कहलाएगी बाद में। तो उससे क्या होगा
कि क्षारीय मृदा अगर होगी तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सॉल्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो है नॉर्मल क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये